नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि वन लाइनर प्रश्न हैं और इनके बारे में परीक्षा में आता ही है। जैसे कि हम पहला प्रश्न देखते हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो एलोरा है उसकी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में? तो वह है औरंगाबाद। और यह प्रश्न आता ही है कि इसमें किन भगवानों की मूर्ति मिलती है? तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति एक साथ मिलती है। और हम ये प्रश्न तो देख ही चुके हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का लौह पुरुष या बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और हम अगला प्रश्न देखते हैं, सिख सेना क्या कहलाती है? जो सिख सेना है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है खालसा। जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और वो भी कब? 1699 ईस्वी में। तो खालसा को सिख सेना के नाम से जाना जाता। अब दूसरा देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और और फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और राष्ट्रीय पेड़ क्या है? वृक्ष क्या है? तो वह है बरगद। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वह है मोर। और राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वह है क्या है वह? तो वह है बाघ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कथकली, यह हम पहले भी एक बार देख चुके हैं और हमने लोक नृत्य जो भी हैं, कथकली, भरतनाट्यम और जितने भी हैं सबके ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो हमारा वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कथकली नृत्य है जो कथकली, तो वह किससे संबंधित है? तो वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है केरल से संबंधित है कथकली। और जो कथकली की उत्पत्ति भी केरल में ही हुई थी। और हम अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर था, मतलब पहले जम्मू कश्मीर था 2019 के पहले, उसकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के उस पर स्थित है? तो वह है झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। 2019 में जम्मू और कश्मीर को अलग अलग, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह किन के बीच में लगाता है? तो वह लगाता है, मतलब किन ग्रहों के बीच लगाता है? तो वह मंगल और बृहस्पति के बीच लगाता है। मंगल और बृहस्पति। तो यदि आपको प्रश्न ये आए कि सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल ग्रह, मतलब मंगल ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है लाल ग्रह। यदि प्रश्न ये आ जाए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो वह उसका भी आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सुएज नहर किसको जोड़ती है? जो सुएज नहर है वह किस किस को जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है
तो वह भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और जो सुएज नहर है तो वह कब बनी थी? तो वह बनी थी 1869 को। 1869 को सुएज नहर बनी थी। और 1956 में सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अंग्रेज और मिस्र के बीच में लड़ाई हुई थी। यदि प्रश्न ये आए कि 1956 में सुएज नहर के लिए किस किस के बीच लड़ाई हुई, तो अंग्रेज और मिस्र के बीच। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो जो पनामा नहर है उसका निर्माण 1914 में हुआ। पनामा नहर 1914 में बनी। बेडी अब हम इसमें आगे और भी प्रश्नों की बात करेंगे कि जो खासी और गारो जनजातियां हैं, गारो, तो वह कहाँ पर पाई जाती हैं? जो खासी और गारो जनजातियां हैं वह भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वह पाई जाती हैं मेघालय में। मेघालय में खासी और गारो जनजातियां पाई जाती हैं। और मेघालय क्षेत्र में जयंतिया की पहाड़ी पर, मतलब ये कहाँ पर? जयंतिया की पहाड़ी पर ये जनजातियां होती हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। क्योंकि वहाँ पर ठंडी धाराएं बहती हैं। और यदि प्रश्न ये आए थार मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है तो वह किस देश में है? तो वह कहाँ पर है? भारत में। और यदि प्रश्न ये आए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह कौन सा है? सहारा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और यदि प्रश्न ये आए कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो जो गोबी मरुस्थल है तो वह कहाँ पर है? मंगोलिया। मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। कहाँ पर है? मंगोलिया में। और हम अगला प्रश्न देखते हैं। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता है किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है? जो सागर तल है तो वह किसको घेरता है? महाद्वीप को घेरता है। तो वह क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्क। महाद्वीपीय शेल्क। महाद्वीपीय शेल्क कहलाता है सागर तल जो धीरे धीरे कम होता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, महाद्वीपीय शेल्क कहलाता है। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? तो विश्व में सबसे लंबी तट रेखा यानी समुद्र रेखा है तो वह किस देश में है? तो वह है कनाडा। और विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो वह कहाँ किया जाता है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। और यदि प्रश्न ये आए, हम एक बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट कहाँ पर है? तो वह है गुजरात में। हम अगला प्रश्न देखेंगे। हल्ला नहीं करो अबे। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का BWHW जलवायु पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो वह राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान।
तो हम देखेंगे कि रैगड़ मिट्टी है जो वह कहाँ पर पाई जाती है। तो जो रैगड़ मिट्टी है वह कहाँ पर पाई जाती है। रेगड़ मिट्टी कहाँ मिलती है, तो वह है मध्य प्रदेश में मिलती है। यानी कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को ही रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो काली मिट्टी है इसमें कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे कि तैथिस सागर नामक जियो सीक्लाइन भूसंतृति तट निम्न में से कौन है। तो वह कौन सा तट है। अंगारा लैंड। हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न नदियों में से किसमें सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक तटबंध यानी लेवीज है। प्राकृतिक तटबंध कहाँ किस नदी पर है सबसे विकसित, तो वह है हांगो नदी। यह कहाँ पर स्थित है हांगो नदी, तो वह है चीन। और उसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। किसके शोक के नाम से। चीन का शोक। तो सर्वाधिक जो प्राकृतिक तटबंध है वह चीन के हवांगो नदी पर मिलता है। और हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। मतलब बिजली के उत्पादन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो एमपी में बिजली के उत्पादन का अधिकांश स्रोत क्या है। कोयला से ही ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है एमपी में। और कोयला के लिए षड्यंत्र भी स्थापित हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र कारखाने कहाँ स्थित हैं। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पर स्थित हैं, तो वह है मालवा में सबसे अधिक सूती वस्त्र कारखाने स्थित हैं। जैसे कि उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, देवास, भोपाल तथा खंडवा आदि प्रसिद्ध सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, तो वह किस राज्य में किया जाता है, तो वह आंध्र प्रदेश एपी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर नहरों का उद्गम स्थान नदी है। मतलब नहरें उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं कोरबा विद्युत परियोजना। जो कोरबा विद्युत परियोजना है तो वह कहाँ स्थित है। तो जो कोरबा विद्युत परियोजना है तो वह तापीय विद्युत से संबंधित है। और कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के हसदो नदी के पश्चिमी किनारे पर कोरबा गांव पर स्थित है। कहाँ किस जिले में, बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ पर है, तो वह है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका है, सोयाबीन का। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सोयाबीन के उत्पादन में। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न भारत का प्रथम अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत में जो कारखाना बनाने का
अखबारी कागज का कारखाना है तो वह कहाँ स्थित है? नेपानगर में। और नेपानगर कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर अखबारी कागज के कारखाना स्थित है। 75,000 टन की उत्पादन क्षमता है इसकी, नेपानगर कारखाने की। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की परत जिसमें मौसम की अधिकांश घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें मौसम की घटनाएं होती हैं? तो वह कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम की अधिक घटनाएं होती हैं। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली सघन परत है जिसका निचला भाग पृथ्वी को छूता है और धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है। और वायु की 75% मात्रा क्षोभ मंडल में होती है और यहीं पर बादल, तूफान, बारिश, बिजली चमकना, हिमपात आदि समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक आपत यानी सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा होती है, किसकी? सूर्यताप की सर्वाधिक प्राप्त होती है, वह कौन सी रेखा, कौन सा अक्षांश है? तो वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर है। तो जो भूमध्य रेखा है वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बराबर दूरी है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। यहाँ सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा होती है। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव है 1942 के समथिंग आया था क्रिप्स प्रस्ताव। तो वह किसने अस्वीकार कर दिया? तो कांग्रेस ने अस्वीकार किया कि कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव है तो उसे कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस को इसके अंतरिम प्रबंध से असंतोष था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बात ना कही जाने से अप्रसन्न थी। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने किसकी स्थापना की? तो उसने की थी एक संघीय न्यायालय की यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी 1935 के अधिनियम द्वारा। और 1935 के अधिनियम के अनुसार एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसको संविधान की व्याख्या का प्राथमिक तथा पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र दिया गया। और 1935 के अधिनियम में संघीय सरकार की स्थापना का भी प्रावधान था, परंतु संघ अस्तित्व में नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शारदा अधिनियम वह मुख्य रूप से किसके लिए आया था? तो वह शारदा अधिनियम 1930 नहीं 1930 में आया था। किसके लिए? बाल विवाह पर निषेध लगाने के लिए। चिल्ड्रन मैरिज एक्ट मतलब चिल्ड्रन मैरिज पर प्रतिबंध लगाने के लिए। इसके द्वारा लड़के की आयु कर दी गई 18 वर्ष की। 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के विवाह नहीं करेंगे और 14 वर्ष से कम की लड़कियां के विवाह को अघोषित यानी अवैध घोषित कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।